What were we doing in the last class? Electronic configuration. एक डाउट था, कॉन्सेप्ट पे डाउट था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था। For the ions, we did for ions. Yes, okay, we did for ions also. Good. मैम एक डाउट था। हाँ बोलो। हम जो डी ब्रोगलीस वेवलेंथ निकालते हैं तो उसमें मास और वेलोसिटी को उनके एसआई यूनिट्स में रखना होता है क्या? मतलब अगर मास अगर हाँ, क्योंकि एच की यूनिट अगर तुम एसआई में रख रहे हो तो मास भी एसआई में ही होगा ना। यस मैम। एच का यूनिट तुमने मतलब सारे यूनिट्स कैंसिल होंगे ना, लास्ट में वेवलेंथ का यूनिट मीटर बचना चाहिए। यूनिट्स कैंसिल करने के लिए क्या होगा, अगर तुमने एच का यूनिट जूल सेकंड्स में रखा है दैट इज एसआई, तो मास भी तो एसआई में रखना पड़ेगा ना, केजी कैंसिल करेंगे। यस मैम। इट्स फाइन। डिड यू गेट द कांसेप्ट नाउ? यस मैम। और मुझे मैम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसमें जो मैम वैल्यू आती है, इसमें एस ऑर्बिटल के लिए मैम 1 वैल्यू आती है इक्वल टू 0, तो मैम वो 0 एक्चुअली है क्या? मतलब क्या चीज? मतलब m की एक वैल्यू आती है तो मतलब एक ऑर्बिटल है, तो लेकिन मैम जो वैल्यू आती है 0 तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसका सिग्निफिकेंस ये कि एक ही टाइप से रोटेट करता है इलेक्ट्रॉन सबशेल। जो m इज इक्वल टू 0, 1 वैल्यू मींस 1 ऑर्बिटल है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ओनली सिंगल ओरिएंटेशन है। स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही ओरिएंटेशन हो सकता है ना उसका। यस मैम। तो वही रिप्रेजेंट करता है। जैसे p है, p सबशेल की 3 वैल्यूज आएंगी तुम्हारे पास। कैन यू फॉलो नाउ? यस मैम। ठीक है, p सबशेल की 3 वैल्यूज होती है। 3 वैल्यूज का मतलब क्या हो गया? 3 वैल्यूज का मतलब है 3 तरीके के 3 सबशेल्स हैं या 3 ओरिएंटेशंस है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 and 1, that means 3 values means 3 orientations। 3 orientations कैसे है? x axis के along, y axis के along, z axis के along। can you follow now? यस मैम। along x axis हो सकता है, तो हम लोगों ने किया था ना, इसको हम लोग px बोलेंगे, py बोलेंगे, Yes, ma'am. pz। इस वे में इसका वैल्यूज का मतलब ये हो जाता है, जिसको हम लोग इन्हीं ओरिएंटेशन को हम लोग मतलब व्हाट डू यू कॉल इट एज ऑर्बिटल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इज इट Yes, फाइन? ma'am. एनीथिंग एल्स? No, ma'am. ठीक है। सो कुछ डाउट्स और थे जो काफी लेवल में हाई थे या फिर फिजिक्स से बहुत ज्यादा रिलेटेड थे, तो उसके लिए मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया है कि तुम्हें रिकॉर्डेड वर्जन पे जाना है, वहां मैंने डिस्कस किया हुआ है। इफ यू वांट टू गो इनटू डेप्थ यू कैन सी फ्रॉम देयर। एंड मतलब अभी तो क्या है, हम क्योंकि 11th में और हमें सिलेबस पूरा कवर करना है, तो जो ऐसे मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है ना, जिसमें फिजिक्स भी आ रही है, मैथ्स भी आ रही है, ये सब भी आ रहा है, तो वैसे क्वेश्चंस हम मतलब फॉर द टाइम बिंग आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट नाउ, वी विल डू इट व्हेन यू विल डू इट इन फिजिक्स सो दैट एवरीवन फॉलोज। अदरवाइज तुम्हें फॉलो होगा, हो भी सकता है फॉलो हो, 50% प्रोबेबिलिटी है फॉलो हो, और बाकी क्लास का टाइम उसमें जाएगा, तो हमें सिलेबस का भी ध्यान रखना है। सो इसलिए मैंने ऑलरेडी उसका ब्रीफ डिस्कशन किया हुआ है। इफ यू गो थ्रू योर क्लास नोट्स एंड द डेरिवेशन का रिकॉर्डेड वर्जन देख लो, तुम्हें अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा जो तुमने क्वेश्चंस भेजे हैं मुझे। और फॉर द टाइम बीइंग आई विल डिस्कस इट। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग खुद भी करेंगे, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक टाइम है, जब तुम 12th का पूरा सिलेबस फिनिश कर लोगे तब हम मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन करते हैं कि अगर फिजिक्स भी आ गई, इक्विलिब्रियम भी लगाना पड़ रहा है, ये भी लगाना पड़ रहा है, तो हम लगा पाएंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है इक्विलिब्रियम ना पढ़ा हो, उन्हें उसको लगाना ना आता हो, और फिर उससे हमारा क्लास का टाइम ही मतलब वो एंजॉय नहीं करेंगे और हमारा क्लास का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, सो अभी हम सिर्फ उतना कर रहे हैं कि हम मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें से तुमको कुछ छूट रहा है। आई डोंट थिंक कि नरेंद्र अवस्थी जैसी बुक का भी तुमसे कोई क्वेश्चन छूटेगा, इतना लेवल तो हम कर ही रहे हैं। बियॉन्ड दैट लेवल यू विल हैव टू वेट, और you if you don't want to wait, already it has been discussed earlier, you can go and cross check from there। fine for everyone to follow। थोड़ा सा हो सकता है किसी को ज्यादा टाइम लगे, तो थोड़ा सा उसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमारा ये चीजें हो चुका है, तो नाउ लेट अस मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नोड्स। मैम यस मैम, अगर हम लोग मैम जैसे नरेंद्र अवस्थी से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैम उसके बाद क्या मतलब मतलब Past year जो हमारी questions कर लो। कोचिंग की जो शीट है वो करने की जरूरत है मैम? मतलब प्लीज हम बी बिकॉज लाउडर, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि मैम जैसे नरेंद्र अवस्थी में मैम लेवल 1 में 200 क्वेश्चन है, तो मैम वो क्वेश्चन करने के बाद क्या हम लोगों को जरूरत है कि हम लोग कोचिंग के
कोचिंग की शीट भी करें मैम, मतलब जो कोचिंग ने प्रोवाइड कराई है क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल कर लो, अगर तुम्हें टाइम है तुम्हारे पास में तो ऑब्वियसली जितना क्वेश्चंस करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके मैम, तो मतलब नरेंद्र अवस्थी सफिशिएंट है कि नहीं, मतलब मैम एज अ आई बेस थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट भाई। अगर तुमने, मतलब मेरे लिए तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मोर देन सफिशिएंट है। और उसके बाद में तुम्हारे पास खुद का मॉड्यूल रहा, इसमें भी सब क्वेश्चंस हैं। जब तुम ये दोनों चीजें एक साथ करोगे तो आई विल फील कि लाइक कुछ क्वेश्चंस तो रिपीटेड ही होंगे, 50% क्वेश्चंस तो रिपीटेड ही होंगे। और उसके अलावा तुम अगर 10 किताब देख लो भाई, उसमें 60 to 70% क्वेश्चंस तो रिपीटेड ही मिलेंगे। राइट, ओके मैम, मेरे ओके मैम। हिसाब से तो सफिशिएंट है। ठीक है, अगर इफ यू वांट टू रियली फॉलो मी, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। उसके अलावा हम टेस्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालने की कोशिश करते हैं, हर एक टेस्ट में 2-3 क्वेश्चंस, मतलब ऐसे तो क्वेश्चन बैंक तुम्हारा बढ़ता ही जा रहा है। इज इट फाइन नाउ? मैम ओके मैम। नरेंद्र अवस्थी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होते हैं। तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने तुम्हें पहले ही बोला था एक बुक ले सकते हो। मैम वो वो तो तो है वैसे भी मैम, वो सूनर तो और लेटर तुम्हें लेनी ही है, चैप्टर वाइज वाली बुक। मैम उसके अंदर भी होते हैं कुछ कुछ। नहीं मैम वो होते तो हैं, हमारी स्कूल बुक में ही जनरली है तो मैम, नहीं है। चैप्टर वाइज मैम एक प्रीवियस दो, ईयर वो क्वेश्चन। बुक 2014 में लिखी गई थी तो एक दो। सॉरी, मैम एक दो हो जाते हैं, मिलते हैं। व्हाट डिड यू से? प्लीज कम, कैन यू रिपीट अगेन? मैम एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं। अरे तो एक दो तो भाई क्वेश्चन भी तो तुम एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है, लीव इट। चलो नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो लेवल बेटा। 2। आईआईटी हर बार एक नया क्वेश्चन क्रिएट करेगा, ठीक है? तो हाँ प्लीज नए यस। नए क्वेश्चंस करने की आदत डालो, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। ठीक है, नेक्स्ट बोलो, क्या बोल रहे हो? लेवल 2 को मैं हो नहीं पाता हूँ। बी लाउडर, आई एम नॉट ऑडिबल, प्लीज एवरीवन बी लाउडर। हम लेवल 2 नरेंद्र अवस्थी में Again, please क्वेश्चन। be louder. Come to the mouth, or someone else whose mouthpiece is louder. Please help me to decode what he is trying to tell us. Ma'am, he's saying that नरेंद्र अवस्थी के लेवल 2 के क्वेश्चंस नहीं हो पाते। Level 2 के questions? मैम लेवल 2 के क्वेश्चंस नहीं हो पाते, क्वेश्चंस हाँ, करने में डिफिकल्टी होती हाँ है। तो डिफिकल्टी तो होगी, इसीलिए तो बोला अभी लेवल 1 तो कर लिया है। अगर लेवल 1 कर लिया तब लेवल 2 पे मूव करो। ठीक है, ऑब्वियसली लेवल तो बढ़ेगा ना धीरे धीरे, हमें तो पहुंचना ही है ना उस लेवल तक। और जो डिफिकल्टी आ रही है वो डाउट्स भेजो, डिस्कस करेंगे हम लोग। फाइन, हमेशा क्या बोलते हैं, अभी तुमने खुद इतना इंडिया का टफेस्ट एग्जाम चूज किया है तो मेहनत भी तो उसी हिसाब से करनी पड़ेगी ना। ओके, you have chosen to come over here, so you'll have to work hard accordingly, but try to work hard in steps। तो उससे गिव अप होने की कंडीशंस कम हो जाती है। जब तुमने लेवल 1 कर लिया तो ये तो है कि हाँ मुझसे 50 to 60% पेपर हो जाएगा, और 50% मतलब 60-70% ही तो कट ऑफ जाती है भाई। मतलब ये तो है कि हाँ आईआईटी लायक हो गए, फिर रैंक के लिए फाइट करो कि हाँ मुझे अच्छी रैंक लानी है। ओके, सो दैट वीज वी हैव टू वर्क। लेवल 1 हो गया है, मतलब ठीक है, हमसे कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे वहाँ पे, 60% लायक हैं। फिर लेवल 2 पे ट्राई करो, टाइम होता जा रहा है। ओके नाउ, इज इट आंसर्ड नाउ? एनीथिंग ओके मैम। एल्स? मतलब देखो धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो मजा आएगी, एक साथ आगे बढ़ोगे, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें बोलते हैं जल्दी उठना है, तो अगर तुम रोज रोज अपना 5-5 मिनट्स का ड्यूरेशन रखोगे, या फिर फॉर एग्जांपल तुम्हें लगता है कि यू हैव टू स्टडी फॉर 8 आवर्स, यू वांट टू गेट टू स्टडी फॉर 8 आवर्स, ठीक है, ऐसे तुमने बहुत बार ट्राई किया भी होगा कि चलो मैं 8 आवर्स डेली पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो तुमने क्या किया होगा, 2 दिन पढ़ लिया होगा, 3 दिन पढ़ लिया होगा, ज्यादा ज्यादा 1 वीक पढ़ पाए होगे। Again after a week you came back to your original schedule or not? Did it happen with you or not? It used to happen with me. ऐसा होता है या यस नहीं? मैम, यस मैम। ठीक है, बट अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नॉर्मल आवर्स का जो स्टडी है, सपोजिंग ऐसा कुछ है कि मैं 9 से आप तुम जो हो 9 से 11 आराम से पढ़ लेते हो, ठीक है, यू स्टडी फ्रॉम 9 to 11 PM, फाइन। मतलब तुम 2 आवर्स पढ़ लेते हो। अब इसी चीज को तुम अगर इस वे में बढ़ाओ कि ठीक है आज हम 9 to 11:30 करते हैं, ओके, फॉर लाइक फॉर एग्जांपल वी डू इट फॉर 14 days, कोई प्रॉब्लम आएगी? कर सकते हो 14 दिनों तक, कर सकते हो 14 दिनों तक।
आधा घंटा Yes. तो एक्सटेंड कर सकते हैं, धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगा। जब 14 दिनों बाद ये हो गया तब हमने क्या किया, फिर हम और टाइम बढ़ाते, मतलब 2 से 2.5 आवर तक गए, तो फिर 9 to 12 कर दिया आफ्टर 14 डेज। तो ऐसे धीरे धीरे कोई ग्रेजुअल चीजें होती हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एकदम से अगर कोई चीज चेंज कर दी जाती है कि नहीं 9 बजे बैठना है और सीधे सीधे सुबह उठना है, तो प्रॉब्लम ज्यादा होती है। थोड़े दिन तो हम जोश जोश में कर लेते हैं, लेकिन फिर गिव अप कर जाते हैं। और यहाँ देखो धीरे धीरे बॉडी में चेंजेस लाओगे, धीरे धीरे अपने उसमें चेंजेस करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होती है। धीरे धीरे ये हमारी हैबिट बन जाती है। जब पहली बार ब्रश किया होगा तो शायद हैबिट नहीं होगी, डिफिकल्टी होगी, घर में डांट पड़ती होगी, अरे बिना ब्रश के खा लिया। लेकिन अब धीरे धीरे हैबिट में आ गई है ना वो चीज, यू डू इट एज लाइक इट इज इन योर डेली लाइफस्टाइल। सो सिमिलरली कोई भी प्रोसेस है, अगर उसको तुम सीधे सीधे लेवल 2 पे जंप मारोगे तो डिफिकल्टी तो होगी होगी, लेकिन उसका भी एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ, ठीक है। मैंने तुम्हें हमेशा टारगेट बोला है कि 10 में से 5 भी हो रहे हैं तो समझ लो बहुत अच्छी लेवल पे हो, तो 50% भी हो रहा है, इट्स गुड फर्स्ट टाइम में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सिर्फ 5 करने थे। 3 थोड़ा सा सोचो, करने की कोशिश करो, शायद हो जाए। 4th सोचा, करने की कोशिश किया, शायद हो जाए। और अगर बाई चांस फिर भी नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या करना है, अपने चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जैसे कि एटॉमिक है तो इसमें क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, बोर्स थ्योरी हो गया, फिर डी मतलब डुअल नेचर हो गया, और फिर क्वांटम नंबर हो गए। ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फिर हमने सोचा ये क्वेश्चन किससे डील कर रहा है, सपोजिंग बोर्स थ्योरी से डील कर रहा है। फिर बोर्स थ्योरी में याद करो क्या क्या फॉर्मूलाज थे, रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, स्पेक्ट्रम, ऐसे से बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमने याद करा, फिर उसमें से देखा कौन सा फॉर्मूला इनमें से लग सकता है। तो ऐसे अगर तुमने 5 बारी भी कर लिया तो 5 बारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज रिवाइज हुए कि नहीं हुए। हो सकता है तुम्हें तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्राइक कर जाए और तुम वो क्वेश्चन को जो तुम सोच रहे हो कि डिफिकल्ट है वो तुमसे हो जाए। कैन यू गेट माई पॉइंट। और ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि आईआईटी तो हर बार एक नया क्वेश्चन, एक नया फॉर्मेट लेके खड़ा हो जाएगा। तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ क्वेश्चन भी कर लो तो कभी ना कभी तो वो नया लेके चला जाएगा। तो हमें तो ये हैबिट डेवलप करनी ही है। We can't escape from this. It is not your class 9th 10th or something like जिसमें स्कूल के लैंग्वेज में सेम रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा वो क्या करते हैं, 25 मोल्स देना होता है तो वो 30 मोल्स कर देते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया। यहाँ तो 25 और 30 का चेंज तो छोड़ ही दो, एकदम नए कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करने को आएगा। उसके लिए कॉन्सेप्ट पे स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, हमारे अंदर ये फीलिंग आना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना ज़रूरी है कि अगर मेरे पास नया क्वेश्चन भी आएगा तो भी मैं कर ले जाऊँ क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। उसके लिए तुम लेवल 2 पे ऐसे थोड़ी सी अपने एफर्ट को डालने की कोशिश करो, ठीक है। हर क्वेश्चन को कम से कम 50, अगर लगता है डिफिकल्ट है तो 15 मिनट्स दो। 15 मिनट्स अपने बैठ करके चैप्टर को पूरा जो क्लासेस है ना रिवाइंड करो, मतलब चैप्टर को डिवाइड किया, उसमें से देखा इस टॉपिक पे था, फिर उसमें याद करो। अपनी बुक लेके बैठ जाओ, अपनी क्लास नोटबुक लेके बैठ जाओ, उसमें देखो अच्छा ये था ये था ये था, इससे होगा इससे होगा इससे होगा, इससे क्यों नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा तो एफर्ट मारनी पड़ेगी, हाथ पैर तो तुमको मारने ही पड़ेंगे, पक्का पकाया अब उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। Can you follow? Can you follow this? भाई देखो Yes. सिंपल सी बात है, यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ठीक है। यहाँ 80-90% की बात नहीं है, यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ठीक है। तो अगर सपोजिंग तुम्हारे एग्जाम में 5 लाख बैठे और 5 लाख में से सबने सब 60% क्वेश्चंस करके आ गए, मतलब 60% मार्क्स सबके सब लेके आ गए, तो इनमें से कोई भी क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। क्वालिफाई तो वही करेगा ना, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ 10,000 बच्चे चाहिए या लेस देन 10,000 स्टूडेंट्स ही चाहिए। तो क्वालिफाई कौन करेंगे, जो 60 प्लस लेके आए होंगे ना, मतलब 61 से लेकर के 99% तक के बच्चे ही तो क्वालिफाई करेंगे। और उनमें भी क्या, जो टॉप 10,000 होंगे वही करेंगे। तो तुम्हें नॉर्मल बच्चे से आगे का सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा। मतलब अगर नॉर्मल बच्चा 4 आवर्स का मेहनत कर रहा है, वो 10 क्वेश्चंस पर डे कर रहा है, तो अगर तुम्हें इन टॉप 10,000 में आना है, डोंट यू थिंक तुम्हें 10 प्लस करने पड़ेंगे, इजंट इट। अगर तुम उसी के बराबर चलोगे तो तुम इतने में रह जाओगे, मतलब भीड़ में रह जाओगे। तुम्हें यू हैव टू मूव अपार्ट। अपार्ट के लिए हर तरीके से एफर्ट अलग चाहिए कि नहीं। कैन यू फॉलो दिस थिंग। एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है या नहीं है। कैन यू फॉलो माई पॉइंट। Yes, ma'am.
वी हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट। और एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो 8 घंटे पढ़ता है तो मैं 15 घंटे पढ़ूंगा, नहीं, वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं होता है भाई। पढ़ रहे हो लेकिन एफिशिएंसी नहीं आ रही तो बेकार ही है पढ़ना। एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब है जो क्वेश्चन बाकी बच्चे कर रहे हैं वो तो हमें करने ही करने हैं, मतलब 60% तो लाने ही लाने हैं, प्लस वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो नॉट अटेम्प्टेड बाय अदर्स, देन ओनली माय मार्क्स विल इंक्रीज एंड आई विल स्टैंड अपार्ट। कैन यू गेट इट? We have to go beyond our comfort zone. And how will you go beyond your comfort zone? लेवल 1 तो सब लोग कर लेंगे, अपने को लेवल 2 का क्रॉस करना जरूरी है। एंड हाउ विल वी गो बियॉन्ड आवर comfort zone? When we will develop this habit of cross analyzing ourselves. Is it fine? Yes, ma'am. Is it fine? Yes. Yes, ma'am. Shall we move ahead in this chapter? Yes, ma'am. ठीक मैम है। एक रिक्वेस्ट थी हाँ मैम, प्लीज एक बार नरेंद्र अवस्थी की पीडीएफ दोबारा भेज दीजिएगा। हाँ, that way I will send it. Okay, just give me a reminder again. I'll send it after the class. ठीक है? ऐसे तो तुम उसको ले भी लो तो भी अच्छा है, क्योंकि हमें करना ही है सॉल्व, है ना। और मेरे पास जो पीडीएफ है ना वो पुराने एडिशन की है, तो यू कैन गेट विद न्यू एडिशन, जिसमें और उन्होंने अच्छे क्वेश्चंस, मतलब पूरे चैप्टर में एक्चुअली देखा जाए तो किसी लिमिटेड चैप्टर में एक दो ही ऐड हुए हैं, ऐसा भी बहुत ज्यादा नहीं है, पुराने पीडीएफ से भी काम चल जाएगा। तो I'll send it. It's not an issue. ठीक है? I'll send it even the competitive वाला जो बुक है ना जिसमें पास्ट ईयर आईआईटी के क्वेश्चंस है, लेकिन वही चीज़ है मेरे पास ओल्ड एडिशन है तो मैं वो भी सेंड कर दूंगी, तो मैं दोनों ही वे एडवांटेजेस, दोनों ही वे काम आ जाएंगे, दोनों ही चीज़ें काम आ जाएंगी। ठीक है? यस। Anything else? Anything else? नो मैम। No. Okay, shall we move ahead? यस मैम। ओके चलो करते हैं फिर। तो बेसिकली हमने मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर तो वैसे कर ही लिया है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई हैं वो हम लोग और फिनिश कर लेते हैं। तो वी डिड विद, यू मीन टू से वी डिड विद क्वांटम नंबर्स। चलो मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ, तुम वो करके बताना, ठीक है। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज राइट ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ, राइट, हाँ हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया था, क्वेश्चंस नहीं किए थे। तो राइट ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ, supposing I ask you of last electron of oxygen, then fourth last electron of oxygen, fourth last electron of oxygen। चलो ट्राई करो जरा। तो हाउ विल वी डू इट? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन का 8. एटॉमिक नंबर 8 होता है। अभी पहले कैसे लिखते थे? 2,4, लेकिन अब कैसे लिखेंगे? आउटबाउस के हिसाब से लिखेंगे, दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p4। देख लो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पावर रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन्स। इज इट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सो अभी ये 8 हो गए, तो अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में लाई कर रहा होगा? अकॉर्डिंग टू यू 2p. लास्ट 2p में, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी लोकेशन कैसे होगी? मतलब कैन यू अंडरस्टैंड कि लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब है n की वैल्यू क्या हो जाएगी? कौन से ऑर्बिट में लाई कर रहा है? कौन से ऑर्बिट में लाई कर रहा है? सेकेंड ऑर्बिट में। कौन से सबशेल में लाई कर रहा है? 4th सबशेल में। p सबशेल में। p सबशेल का l वैल्यू क्या होता है? हाउ डू वी राइट? 1. ठीक है। एंड देन अब उसके बाद में प्रॉब्लम ये आती है कि अब ये कहाँ लाई कर रहा है, तो इन ऑर्बिटल्स का नंबरिंग हम कैसे करते हैं? -1 0 एंड +1 और
वी कैन नेम इट एज +1, 0 और -1, मतलब माइनस से प्लस पे जाओ या प्लस से माइनस में जाओ। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलता है पहले विंडो सीट ऑक्यूपाई करो फिर पेयरिंग करो, लेकिन आगे से। तो वेयर इज योर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन विच ऑर्बिटल? Which orbital is containing your last electron? Plus The minus. first orbital. Can be -1 or +1. Can you follow this? Yes, ma'am. And what is the spin of this? Minus तो half. ऊपर वाली स्पिन जो होती है वो +½ होती है, और जब इसमें पहले से प्रेजेंट होता है फिर हम जाके बैठते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हमारा पेयरिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको जनरली बाय कन्वेंशन -½ से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ कंपल्सरी तो नहीं होता कि एक भाई नहीं है, बट एनसीईआरटी बुक यही फॉलो कर रही है तो हम भी बाय कन्वेंशन यही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कंपल्सरी तो ये भी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोले, लेकिन हम बोलते हैं ना। ओके, ठीक है। मैम ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन, यस, वन एट अ टाइम। मैम पैरेलल स्पिन को +½ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? मैम पैरेलल स्पिन को +½ से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अगर अपवर्ड है। प्लीज पार्डन मी, आई एम नॉट एबल टू लाइक गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल। मैम अगर ये स्पिन अपवर्ड है तो उसे +½ से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, +½ से। अगर पहला मेंबर एंट्री मारेगा बाय कन्वेंशन उसे +½ जब उसमें पहले से ही कोई प्रेजेंट और फिर आएगा कोई तो -½ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए कोई कन्वेंशन नहीं है, उसमें दोनों लेंगे। प्लीज कैन एनीवन हेल्प मी टू गेट व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल? मैम m की वैल्यू -1 या 1 दोनों हो सकती है। बिकॉज हम नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ जा सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जा सकते हैं, तुम इन दोनों में से कोई भी कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना कि नंबर लाइन का लेफ्ट साइड ही नेगेटिव होता है। नहीं मैम, वो -2 तो इसलिए हाँ, पूछा। हाँ यस, इसलिए जनरली तो ज्यादातर बुक्स -1 ही लिखेंगी, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें उन्होंने +1 ही लिया है। मतलब 90% टाइम -1 0 +1 ही चलता है, लेकिन 10% टाइम्स ऐसा भी कई बार क्वेश्चन में रखा गया है। अब क्लियर हो गया? मैम अगर कोई स्पिन है और वो डाउनवर्ड है तो मैम, और फिर अगर कोई दूसरा स्पिन आता है तो मैम उसे डाउनवर्ड या अपवर्ड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ उसका मतलब ये है कि अगर पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या पहली बार तुम एंट्री मारोगे तो +½ लिखोगे, अकेले हो तो +½ रहोगे, लेकिन अगर पहले से प्रेजेंट है और फिर हम एंट्री मारेंगे तो -½ मतलब पेयरिंग। इसीलिए तो मैंने लिखा कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया। कैन यू फॉलो नाउ? यस मैम। ठीक है, तो अभी अगर सपोजिंग मुझे बोला जाता है सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखो, सो वेयर इज द सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन? वेयर इज द सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन? इज इट द सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन? यस मैम। अब लिखो कौन से शेल में लाई कर रहा है, कौन से एनर्जी लेवल पे लाई, यस, कौन से सब शेल में लाई कर रहा है? 1। यस, L की वैल्यू क्या हो जाएगी? P सब शेल, दैट मींस 1। M की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-1। अब अगर तुमने ये -1 ली है, मतलब अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन की -1 ली है तो ये क्या हो जाएगी? +1। और अगर फर्स्ट ऑर्बिटल को +1 रिप्रेजेंट किया है तो इट विल बी -1। कैन यू गेट द डिफरेंस? यस मैम। एंड ये अकेले +1/2 it is +½ this is telling you that this is the first member who had entered the orbital. Now can you follow? Yes ma'am. अच्छा, अब मैंने क्वेश्चन में तुमसे पूछा था fourth last electron, so which one is the fourth last electron? Is it going to be the fourth last electron? Yes ma'am. ठीक है, तो इसके सारे क्वांटम नंबर्स अगर मुझे बोले जाते हैं लिखने के लिए तो how will I write? This is the fourth last electron. So how will you write the all the quantum numbers for this? Same as second last. N will be 2. Yes. L will be what? 1. It can be -1 if you are taking this one as +1 or +1 depending on the case. And L1 होगा। मैम इसको अप एरो वाला होगा कि नीचे एरो वाला? L1 बेटा एक एक करके बोलोगे तो मैं भी बोल पाऊंगी, और पहले मुझे फिनिश कर लेना बेटा, पहले मुझे फिनिश कर लेने दो फिर तुम बोल लेना, ठीक है? सो अब देखो, पहला मेंबर जो एंटर किया था वो फोर्थ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया था या लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया था?
First member entering the orbital was fourth last or the last one? Last. पहले किसने एंट्री मारी थी? लेफ्ट Fourth वाले ने last मारी में, थी। fourth हाँ, last, fourth. तो पहले उसने एंट्री मारी थी, तो उसका स्पिन कैसे लिखोगे? Plus half. प्लस हाफ। कैन यू गेट इट? जो पहले एंट्री मारता है उसको प्लस बोलते हैं, और जो बाद में एंट्री मारता है उसको माइनस बोलते हैं। देखो पहले से ये भरा हुआ था, तो इसलिए बाद में एंट्री मारी, तो इसलिए माइनस हाफ। नाउ टेल मी व्हाट आर योर डाउट्स? L1 होगा यहाँ पे। क्या चीज पहले 1 होगा? मैम L1 होगा, आपने -1 +1 दोनों लिख दी। सॉरी, P मेरे सबसे को M लिखना था वहां पे, माय मिस्टेक। L की वैल्यू 1 रहेगी, ये Yes, M ma'am. लिखना था, सॉरी। ओके, Yes. ये M की वैल्यू थी, एंड थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, एंड दिस इज L. Is it fine now, Yes, ma'am. everyone? Yes, ma'am. Now see, मैम ये यहाँ बता देंगे आप दोबारा? Excuse me. मैं और क्वेश्चंस करवाती हूँ, उसमें बता दूंगी। नाउ सी, इवन दो लोग एक ही घर में रह रहे हैं, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन क्या इनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम है? देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन और फोर्थ लास्ट इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करो, दे आर लिविंग इन द सेम ऑर्बिटल, बट आर ऑल दी 4 क्वांटम नंबर सेम फॉर No, ma'am. दिस? Pauli's exclusion principle. Spin quantum number is different. So even if you live in the same orbital, then to the quantum numbers, all the 4 quantum numbers cannot be same. जैसे तुम्हारा आधार कार्ड का नंबर में कुछ ना कुछ तो चेंज आ ही जाता है, मतलब वो एक्सक्लूसिवली तुमको बिलोंग करता है। तुम्हारा फोन नंबर एक्सक्लूसिवली तुमको ही बिलोंग करता है। तो उसी तरीके से इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया इन दी, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मतलब क्वांटम नंबर जो है एक इलेक्ट्रॉन का एक्सक्लूसिव होता है, उसका एड्रेस जो है वो एक्सक्लूसिव है। मतलब एक रूम में 2 लोग रह रहे हैं, बट उनका नंबर कुछ ना कुछ डिफरेंट कर दिया जाएगा, एक को प्लस बोल दिया जाएगा, एक को माइनस बोल दिया जाएगा। इस ऑल दी 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट कैन नॉट बी सेम। सो नो 2 electrons in an atom can have the same set of all the 4 quantum numbers. क्वांटम नंबर्स मैक्सिमम कितने सेम हो सकते हैं? 3 सेम हो सकते हैं, मतलब सेम शेल हो, सेम सब शेल हो, सेम ऑर्बिटल हो, लेकिन चौथा स्पिन तो कहीं ना कहीं वैरी कर ही जाएगा। डिड यू गेट दिस थिंग? Yes. ठीक है। सो नाउ सपोजिंग आई गिव यू a question, so try writing it yourself. Now try it yourself. Write all the quantum numbers, write all the quantum numbers of of last electron of calcium. चलो लिखो जरा। Try it. मैम 4001/2। So see, हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो जैसे हम लिखते आए हैं वैसे नहीं, 400 - 1/2। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। टर्निंग पॉइंट ओवर है, p6 के बाद कौन आता है? 4s2। अब देख लो, टोटल काउंट करो, 20 हो गया। n देखो कहाँ है, कौन सा शेल सबसे लार्जेस्ट है? l की वैल्यू क्या है? 0। s सब शेल 0, एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता है। m की वैल्यू क्या होती है? एक ही रहती है 0। एंड s लास्ट इलेक्ट्रॉन -1। यस, क्योंकि पहले से एक प्रेजेंट था, पहले एक है -1, इसलिए इट इज माइनस। नाउ कैन यू गेट हाउ टू राइट द क्वांटम नंबर्स? यस। ठीक है। Okay, supposing I ask you to write all the quantum Excuse me, numbers. Yes. Last question. हाँ बोलो।
M की वैल्यू 1 होगी। प्लीज बी लाउडर। आई एम सेइंग दैट यहाँ पे M की वैल्यू 1 होगी। m की वैल्यू 1 1 कैसे होगी? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m if l is equal to 0? डोंट यू माइनस नो? L2 प्लस L। यस, तो कहाँ से 1 आएगी? अच्छा ओके मैम, नोट्स में लिखा था तो लगा सही होगा। सॉरी, नोट्स में लिखा था तो कहाँ है? कभी भी नहीं लिखा होगा बेटा। l अगर 0 है तो m तो 1 तो हो ही नहीं सकता। यस मैम। तुमने कुछ मिसरेड कर लिया है, और अगर नहीं तो फिर क्रॉस चेक करो अपने नोट्स में, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। हाँ हमने गलती से लिख लिया। हाँ हाँ ठीक है, अभी मिस्टेक समझ में आ गई। यस क्रॉस चेक मतलब उसको करेक्ट कर लेना अभी, ठीक है? अच्छा चलो सब लोग ट्राई करो। सपोजिंग आई आस्क यू टू राइट ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। मैम 210 प्लस 1/2। मैम 210 प्लस 1/2। यस मैम सेम। Okay, let us do it. So carbon means, we'll go for this. So carbon stands for 1s2 2s2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी आ रही है ना? यस यस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी आ रही है। अब देखो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉलो होगा। पहले हम विंडो सीट ऑक्यूपाई करेंगे, तो n की वैल्यू क्या हो जानी है? सेकेंड शेल। L की वैल्यू क्या हो जानी है? P सब शेल के लिए एक डायरेक्शन होता है। M की वैल्यू चाहे -1 से स्टार्ट करो चाहे +1 से स्टार्ट करो, दोनों ही वे में 0 ही रहेगी ना। और पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? अनपेयर्ड है, +1 बाय +1/2। पहला मेंबर है तो इसलिए +1/2। कैन यू गेट इट नाउ? यस। अब समझ सॉरी में आ मैम, रहा है? M की वैल्यू हम 0 कैसे आएगी मैम? बेटा -1 M की वैल्यू लिखना स्टार्ट करो, माइनस से प्लस पे जाओ। तो यस मैम। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? यस मैम। यस मैम। लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला है ना? यस मैम 0 पे। यस यस, कैन यू गेट इट नाउ? यस मैम। चाहे हम नेगेटिव से स्टार्ट करें चाहे पॉजिटिव से स्टार्ट करें, बीच वाले इलेक्ट्रॉन का तो यही रहेगा ना, 0। यस मैम। अब क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलो मुझे जरा लिख के बताओ। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ टाइटेनियम। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ टाइटेनियम लिखो जरा। क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ टाइटेनियम। शायद अभी एटॉमिक नंबर्स नहीं याद हुए होंगे, लेकिन 30 तक करने हैं, ठीक है? 30 तक करने हैं, तो अब करो जरा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर एंट्री मारेगा? 4s में या 3d में? हम 3D में, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है। अब समझ में यस आ मैम। रहा है चीजें? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री मारेगा? यस। अब हमारे पास चॉइस है, डी का जब ऑर्बिटल का नाम लिखेंगे तो हम नेगेटिव से स्टार्ट कर सकते हैं और पॉजिटिव में जा सकते हैं, या फिर पॉजिटिव से स्टार्ट कर करके, जनरली तो यही होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, या फिर पॉजिटिव से स्टार्ट कर करके नेगेटिव में जा सकते हैं। कैन यू फॉलो माय पॉइंट? यस मैम 3 2 +- 1 +1/2। तो 2 का मतलब क्या हो गया? ये यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। L की वैल्यू क्या हो गई? D 2 डायरेक्शन में होता है तो 2 हो गई। M की वैल्यू कैन बी +-1 यस +-1 और +1 +1 एंड द इज द इलेक्ट्रॉन पेयर्ड और अनपेयर्ड अनपेयर्ड। अब एड्रेस लिखना आ गया तुम्हें? यस मैम। अब एड्रेस लिखना आ गया। अच्छा, अगर had it been vanadium, if supposing I am telling you to write the for vanadium, तो क्या होता? मैम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 M 0 हो जाता। M 0 हो जाएगा बस। बाकी सेम रहता। यस मैम। अब एड्रेस लिखना आ गया सबको? क्या हम लोग तरीका फॉलो करते हैं लिखते हुए? यस इजी नाउ? यस मैम। ठीक है। सो अब देखो, कभी कभी ना, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों के बेसिस पर कभी कभी कुछ एक छोटे छोटे फॉर्मूलाज भी। हाँ मैम वेनेडियम
अपने 4s2 से दोनों इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले जाता 3D में? वो प्लीज स्टेबल हो बी जाएगा। लाउडर, प्लीज रिपीट मैम अगेन। मैम वेनेडियम जो है मैम, वो 4s2 से अपने 2 इलेक्ट्रॉन 3D में क्यों नहीं ले जाता? वो स्टेबल हो जाएगा। दो सिर्फ कैसे क्रोमियम। ला सकता है? एक ही ला सकता है। तो 4s खाली हो जाएगा, तो वो तो जस्टिफाइड नहीं है ना कि 4s को खाली रखे और 3D को भर गए, क्योंकि पहले लोअर एनर्जी भरती है फिर हायर एनर्जी भरती है ना। ओके मैम। और अच्छा, अगर खाली नहीं हो भेजना सकता भी मतलब? है, अगर भेजना भी है तो इट विल रिक्वायर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, एक को भेजना तो इजी है, ठीक है, लेकिन दो को भेजना और एक को खाली रखना, उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। इज इट फाइन इसीलिए नाउ? क्रोमियम कर देते। यस, हाँ, इसीलिए क्रोमियम कर लेता है, उसके बाद क्रोमियम उसको एक ही एक ही भेजना हो। भेजता है ना, दो भेजने का हाँ मतलब और यस। 4s को खाली रखने का मतलब है वो वही चीज हो गई जो तुम करते आ रहे थे इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी लेवल पे भेजने के लिए। उसके लिए तुम्हें याद है 10 ऐसे से करके हमें एनर्जी चाहिए होती थी, 10 हाँ यस इलेक्ट्रॉन मैम, वोल्ट, 10 पॉइंट। वो रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं हो पाती है। ओके मैम। ओके, नाउ इज इट फाइन? यस मैम। तो अब देखो, कभी कभी ना कुछ छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती है, मतलब कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उनसे कुछ और क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये फॉर्मूलाज तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे। जैसे तुमसे पूछ लिया जाता है, देखो दो तरीके के एंगुलर मोमेंटम होते हैं। तो एक होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है, तो दो डायरेक्शन होने की वजह से दो तरीके के एंगुलर मोमेंटम होते हैं। एक तो होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट। सो ऑफ एन ऑर्बिट, तो मैम इसका h/2 बाई अंडर रूट l यस, प्लस तो l। ये तो फॉर्मूला हम लोगों ने किया ही था, इट इज NH/2π। ये पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये हम मैम लोगों ने। ऑर्बिटल एंगल। यस यस, मैम। और दूसरा एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ एन ऑर्बिटल। देयर इज एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिटल ऑल्सो। तो इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज जाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें दोनों को एक ही साथ बता देती हूँ। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिटल, सॉरी एंगुलर मोमेंटम। h/2 पाई अंडर रूट तो l ये l क्या प्लस होता 1। है? अंडर रूट ऑफ L इंटू L+1 H/2π। व्हाट डू यू मीन बाय L? मैम अजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर वाला L है यहाँ पर। कैन यू फॉलो दिस? यस मैम। यस मैम। अभी चीजें समझ में आ रही हैं थोड़ी थोड़ी? यस मैम। तो सब लोग लिखो, ट्राई करो जरा, S सब शेल, P सब शेल, सबके लिए लिखने ट्राई करो। मैम s के लिए 0, यस। p के लिए h/√2 पाई। और इसका यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो कुछ बुक्स क्या करेंगी तुमको, इसको कैसे लिख देंगी? अंडर रूट ऑफ L इंटू L+1 H/2π को ना लिख करके H डैश लिख देंगी, ठीक है, Yes, H डैश। तो उसका मतलब ये H/2π, और BM लिखा होता है, BM का मतलब होता है इसका यूनिट बोर मैग्नेटॉन। तो ये चीजें तुम्हारे से कुछ काम की नहीं है, बस हमारे को फॉर्मूला काम का है, तो डू इट योरसेल्फ। h अगर डैश अंडर हमें रूट के अंदर होता है। 2 पाई। क्या चीज? h डैश अंडर रूट के अंदर होता है। नहीं, बाहर है, ठीक है। ओके। तो S सब शेल के लिए हमारा 0 L वैल्यू जो होता है वो क्या है? 0 है। सो व्हाट विल बी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम? उसको म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो 0 हो जाएगा। अगर मैं इसी चीज को P सब शेल के लिए करूं, तो P सब शेल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2h/2 पाई। 2 पाई। बोर मैग्नेटॉन, दैट इज 1.4 भी कर सकते हो। फिर D सब शेल के लिए हमारी L की वैल्यू क्या होती है? 2। तो ये कितना हो जाना है? अंडर रूट ऑफ 6। यस, 6 बोर मैग्नेटॉन। सो इसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है। और F सब शेल के लिए L की वैल्यू कितनी हो जानी है? दैट इज 3। सो ये क्या हो जाएगा? 2√3। यस मैम, √3h/पाई 12 होता है शायद, तो 2√3 बोर मैग्नेटॉन। √3h/पाई। यस यस, ठीक है, बस इतना। इवन मतलब H और 2π को मल्टीप्लाई करने को भी नहीं बोला जाएगा तुमसे। इज इट फाइन? इज इट फाइन? ठीक है। फिर अब क्या होता है? 3 तरीके के रोटेशन होते हैं। एक तो रिवॉल्व हो गया, एक रोटेट हो गया, और एक तीसरा क्या होता है? अपनी एक्सिस के अलोंग विथ वो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, डे एंड नाइट एक्शन।
यस होता है ना, तो उसकी वजह से जो एक उसमें क्या होता है, वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो उसकी वजह से एक और मोमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ये सब फिजिक्स में आएंगे। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एंगुलर मोमेंट क्या होता है, जब रोटेशन पढ़ोगे तो अंडर रूट n+2 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंट का फॉर्मूला हो जाता है। नाउ आई यूज अ टर्म that is called that, like I will be using, क्योंकि n बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत जगह यूज करते रहते हैं हम लोग, तो I use m into m+2, okay, h upon, or you can say this number of unpaired electron। फिर से यहाँ पर तुम्हारा जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, कोई भी इसमें ज्यादा मतलब कुछ भी वैरायटी नहीं क्रिएट करी जाती, कुछ भी परेशानी वाली चीजें नहीं करी जाती। तो जैसे फॉर एग्जांपल आई आस्क यू टू टेल मी व्हाट विल बी द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन एटम, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन एटम। अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो आर्गन 26 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो क्या लिखोगे, आर्गन 4s2 3d6। 3d6 मतलब क्या हो गया, d6 मतलब देखो बाकी सब तो पेयर्ड ही होंगे, कैन यू गेट इट, बाकी सब बेटा आगे मत भागो, बाकी बच्चे भी हैं उनके हिसाब से करने दो। तो देखो बाकी सब तो पेयर्ड होंगे, ठीक है, अनपेयर्ड कहाँ होंगे, d6 में होगा कि नहीं होगा। यस मैम। d6 का मतलब क्या हो गया, कितने अनपेयर्ड है, 4 अनपेयर्ड। 4। कैन यू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट नाउ, yes sorry spin moment now, it will be what, 4 √24 into Bohr 6. magneton. Can you get it? Acha, supposing I tell you to calculate the of this Fe+2 atom ion, बताओ कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज होगा मैम √8 हो जाएगा। कैसे 8 हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पहले 4s से ये जाता सेम रहेगा, है, सेम रहेगा, 4s से जाएगा, m की वैल्यू 4 ही रहेगी, 3d6 ही रहेगा, और दिस विल बी 6 4 जा √24। यस मैम, यस, ठीक है। अच्छा, बट इफ आई टेल यू टू डू इट फॉर +3, मैम तो फिर यहाँ m की वैल्यू 3 हो जाएगी। आर्गन 3d5 means what, how many unpaired electrons, 5 हो जाएगी। 3 4 5, तभी तो बोल रहे थे आगे आगे मत भागो, पेशेंटली सुनो। तो how many this thing electrons unpaired, 5 हो जाएंगे, and that means इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √35। Can you get it, how to do the questions? यस मैम। और कैसे तुम गड़बड़ कर सकते हो, क्या माइक्रोन का साइन, माइक्रोन का साइन नहीं है, वो मोमेंट का साइन है। मोमेंट के लिए फिजिक्स में नोटेशन ये यूज किया जाता है, जैसे फोर्स के लिए F, एनर्जी के लिए E, मोमेंट के लिए म्यू यूज किया जाता है। इज इट फाइन? यस मैम। ठीक है, अब ऐसे ही एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक और फॉर्मूला आता है विच इज कॉल्ड एज, मतलब ये 4 फॉर्मूलाज हैं, इनसे कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब बिकॉज ऑफ द रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस देयर इज अगेन स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जिसके लिए जो फॉर्मूला है वो जो यूज करते हैं दैट इज √S into S+1 H upon 2π Bohr magneton, where S stands for, यहाँ पे S क्या स्टैंड करता है, टोटल स्पिन, S stands for total spin, फाइन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पे, अगर कोई ऑर्बिटल पेयर्ड है तो उसकी टोटल स्पिन क्या हो जाएगी, 0। देखो 3 तरीके के ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स कैन बी ऑफ 3 categories, either they can be fully occupied, or they can be partially occupied, or they can be unoccupied। देखो 3 तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की 3 तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं।
Yes, सो ma'am. यहाँ पर अगर टोटल स्पिन का मतलब क्या है, जितनी भी स्पिन आ रही है सबको ऐड कर दो। तो अगर फुल्ली ऑक्यूपाइड की बात करें तो स्पिन क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की प्लस हाफ है और दूसरे की माइनस हाफ है, तो टोटल स्पिन क्या हो जाएगी, 0. जीरो। अगर हम पार्शियली ऑक्यूपाइड की बात करें तो टोटल स्पिन निकालने जाए तो सिर्फ मैम एक की प्लस हाफ. होगी, तो वो कितनी हो जाएगी, प्लस प्लस. हाफ। एंड अनऑक्यूपाइड की भी करें तो भी जीरो रहेगी कि नहीं रहेगी। तो Yes, बताओ ma'am. स्पिन किसकी गवर्निंग होती है, मतलब किसकी स्पिन इंपॉर्टेंट है Partial बेसिकली, occupied. पार्शियली Partially ऑक्यूपाइड की, occupied. है ना। पार्शियली ऑक्यूपाइड की स्पिन जो है वो कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर जैसे अगर फॉर एग्जांपल Fe एटम के लिए मैं बोलूं, व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल स्पिन, जितने ऑक्यूपाइड थे, फुल्ली ऑक्यूपाइड थी, उनकी 0 0 0 होती जाएगी। जैसे इसकी 2 देखी जाए तो Ma'am, ये 2. 0 हो जाएगी। Ma'am, 2. इसकी कितनी हो जाएगी, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, बाकी सबकी तो 0 होगी कि नहीं। कैन यू गेट माई पॉइंट, Yes, ma'am. √6 है. है ना। ये तो क्या हो जाएगा, आर्गन 3d6 4s2, बाकी सब ऑक्यूपाइड है। ओनली देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, हाफ Ma'am, होती है। half. तो टोटल स्पिन क्या हो जाएगी, 4. 4 into half, that is 2. 2. Can you follow this? Yes. ठीक है। So basically can I say similarly अगर मैं तुम्हें बोलूं F+3 आयन की टोटल स्पिन निकालो, टोटल स्पिन निकालो तो क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हाफ 2.5 होगा. इसको अगर मैं जनरल वे में लिखूं 5 into हाफ, सो इन जनरल वे में लिखूं तो कहना है इससे टोटल स्पिन कोई नई चीज नहीं है, बस हमें क्या करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू हाफ करना है। Yes, ma'am. इनटू हाफ, सॉरी, कैन यू गेट इट, कैन यू गेट इट, Yes, ma'am. इनटू हाफ। कैन यू फॉलो माई पॉइंट। तो अब बस टोटल स्पिन निकालेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। Yes, ma'am. इज इट फाइन फॉर नाउ। वो लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। Yes, ma'am. ठीक है। अभी तो यहाँ से कुछ भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ हमें फॉर्मूलाज याद रखना है और फॉर्मूलाज में कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट लिखा होगा, ठीक है, जो हम बोर्ड थ्योरी से करते आ रहे हैं। फिर आएगा ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला ऑर्बिटल की वैल्यू पे डिपेंड करता है, और ऑर्बिटल की वैल्यू हम कैसे डिनोट करते हैं, एल की वैल्यू पे, ठीक है। ऑर्बिट की वैल्यू ऑब्वियसली एन पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है। ऑर्बिटल की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, उसके एल वैल्यू पे डिपेंड करती है। करती कि नहीं, जब एल वैल्यू 0 होती है तो ऑर्बिटल की वैल्यू भी 0 आती है, एम की डिपेंड करती है कि नहीं, ऑर्बिटल की वैल्यू भी एल की वैल्यू Yes, पे, ma'am. Yes, ठीक है ma'am. ना। तो ऑर्बिटल अगर लिखा हुआ आ गया तो एल यूज करना है। फिर मैग्नेटिक मोमेंट हो गया तुम्हारे पास, स्पिन का मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, एंड देन स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये 4 फॉर्मूलाज, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसके बेसिस पे। इज इट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट चीज। तो नेक्स्ट चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है, बट मैं स्टार्ट कर देती हूँ, और स्टार्ट करने के बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें हम लोग दोबारा से रिवाइज करेंगे, ठीक है। अभी ये फाइनल नहीं है, थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा, तो इसलिए जब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो भी हम लोग उसको रिवाइज करके करेंगे। तो इफ यू डोंट गेट इट ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, डोंट वरी, okay, because I will be discussing it Ma'am, again. What Notes. notes? Ma'am, we will study notes that. बेटा आपने मेरी बात सुनी नहीं, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसलिए अगर पहली बार में नहीं समझ में आ रहा है तो पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है, हम फिर से उसको बार बार करेंगे,
ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से उसको वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए वहां बार बार करने से क्या होगा, अच्छे से हो जाएगा। तो पहली बार में नहीं समझ में आया तो डरना नहीं है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। एम आई क्लियर नाउ? एम आई क्लियर नाउ? Yes, ma'am. तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो बेसिकली अब हमें करना है कॉन्सेप्ट ऑफ नोड। तो देखो अब क्या है, वैसे तो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हमें आगे की चीजें समझने के लिए हमें थोड़ा सा उसको करना पड़ेगा। तो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, इसके कितने डायमेंशंस में हम लोग यूज करते हैं श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन? 3 एक्स वाई जेड एक्सिस, 3 डायमेंशंस में होगी। Yes, ma'am. It will be function of x, y, z, ठीक है। It will be a function of x axis के coordinates होंगे, y axis के coordinates होंगे, z axis के coordinates होंगे। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव करता है? अब देखो, कभी भी तुम ना कभी ये रोटेशन फिजिक्स में पढ़ोगे, मतलब ये थोड़ा सा चैप्टर ना फिजिक्स से रिलेटेड है, इसलिए इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी कंपैरेटिवली ज्यादा आ जाती है। बट जब तुम फिजिक्स में पढ़ोगे तो रोटेशन एक वो आएगा, एक चैप्टर आएगा रोटेशन करके, उसमें क्या है, मैकेनिक्स में ही आता है मोस्टली। तो उसमें एक चीज आती है, जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई पार्टिकल रोटेट करता है, जैसे अर्थ भी सन के अराउंड जब रोटेट करती है, तो क्या होता है, उसका वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहता है ना? Velocity is changing or is it constant? Changing. Where, how it is changing? Ma'am, स्पीड सेम रहती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होता है कि नहीं होता है? यस मैम। speed इसीलिए same. हम लोग उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 2 डायमेंशनली करूँ तो देखो, जब हमारा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो अपनी जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग, कभी लोअर रेडियस पे आ जाता है, कभी हायर रेडियस पे चला जाता है। तो यहाँ पर एक फंक्शन होगा आर, आर इज रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये वेरिएबल होता रहेगा फॉर एन इलेक्ट्रॉन। यस मैम। क्योंकि अभी अभी तुमने बोर्ड थ्योरी में पढ़ा था, बट समटाइम्स इट इज इन सम रेडियस, समटाइम्स इट गोज टू द अदर रेडियस इन एक्साइटेड फॉर्म। तो इज आर वेरिइंग और नॉट? यस मैम। कैन आई से इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, ऐसे हम बोल सकते हैं? Yes. दिस इज कॉल्ड एज रेडियल फंक्शन। कैन यू टेल मी व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रेडियल फंक्शन? बिकॉज द रेडियस इज चेंजिंग, मतलब थोड़ा सा हम ये बोल सकते हैं, रेडियस इज चेंजिंग। इज इट फाइन? Is it fine? Yes, ma'am. अब देखो, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन चेंज किस में आ रहा है? एक एंगल में चेंज आ रहा है। कभी इधर चला गया तो फिर किस में चेंज आ रहा है? एंगल में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम। थीटा इज गोइंग टू बी विच फंक्शन? कैन आई कॉल इट एज एन एंगुलर फंक्शन? Angular function. कैन यू फॉलो दिस मच पार्ट? What is radial Yes, function ma'am. and what is an angular function? दो चीजें क्लियर हुई, रेडियल फंक्शन एंड एंगुलर फंक्शन। Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा सा और बेटर, अब ये 2 डायमेंशनल मोशन था, लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन कैसा करेगा? क्या हमेशा 2 डायमेंशन में ही रहेगा? What do you feel? Will it be in 2 dimension only? No. It will go in 3 dimensions also? Yes. Now see, देखो अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, can you see the screen? Is it visible? Yes, ma'am. Just check it on your screen. Now see, जैसे ये for example is the nucleus, ठीक है, the tip of the pen is the nucleus, and see the electron can vary its motion like this, that is your radial function. फिर वो क्या करेगा? ऐसे भी रोटेट करेगा, तो एंगुलर फंक्शन में चेंज आएगा। देखो, Yes. there will be a change in the angular function, and moreover 3 dimensional motion है, मतलब ऐसे भी तो चेंज होगा, एक ये वाला एंगल में भी तो चेंज आएगा। यस मैम। कभी ये इधर होगा, अगर सपोजिंग ये पार्टिकल इधर है, तो देखो इसके x कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होंगे, इसके y कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होंगे, और z कोऑर्डिनेट्स भी आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? Yes, ma'am. So how many radial function? One is distance from the nucleus, then this angle and then this angle.
So see, there will be three functions, one radial function, distance from the nucleus, then this angle theta, and another angle will also come or not? Yes, ma'am. This angle and this angle. तो जो तीन चीजें तुम पहले x, y, z के फॉर्मेट में बोल रहे थे, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, there will be two angular functions, एक जो हमारे axis है उसमें ही रहेगा, और एक हमारा axis के ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊपर Yes, या ma'am. नीचे of the plane. Can you Yes. follow till here? Yes, Yes. ma'am. So जो भी हमारी श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन थी जो x, y, z डायरेक्शन में आ रही थी, can I now name it in this way that there will be two angular functions and how many radial functions? How many Three radial radial functions? How many radial functions? Ma'am, 3 radial functions. Ma'am, X, three Y, and Z. two. देखो, एक तो स्क्रीन के इधर और एक स्क्रीन के ऊपर नीचे, तो उसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर देंगे. एक अबव द Z प्लेन के और बिलो. डायमेंशन से तो चेंज होगा हाँ, मैम. हम Z के डायमेंशन में भी तो चेंज यस, होगा. z के डायमेंशन से. एक तो ये हो गया और एक इधर हो गया था, एक प्लेन में हो गया था. तो टू एंगुलर फंक्शंस आर देयर और नॉट? Yes, ma'am. यस तो जो तुम पहले x, y, z कह रहे थे, उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं that there will be one radial function. It will be like जो हमारा psi है, psi represents what? Psi represents what? This is, isn't it the trajectory of the electron, the path of the electron? श्रोडिंगर ने यही मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था. Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात आएगी, सो देयर विल बी वन रेडियल फंक्शन एंड टू एंगुलर फंक्शन. नाउ इज इट क्लियर? एक्स, वाई, जेड को जो था वो हमने ऐसे एक रेडियल फंक्शन में और टू एंगुलर फंक्शंस में डिवाइड कर दिया. बस कहने का तरीका बदल गया. एक्स, वाई, जेड कोऑर्डिनेट जो पहले बोल रहे थे, अब हम उसको, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो कोऑर्डिनेट्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बट एंगल्स में चेंज आने वाला है. तो कैन आई कॉल इट लाइक दिस? टेल मी. Yes, ma'am. Yes. So now it will be a function of what? Theta and psi. R, theta and psi जो x, y, z बोल रहे थे. Can we call it as R, theta and psi? Yes, ma'am. ठीक है. तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका जो पाथ होता है वो फिक्स नहीं होता, वो तो पूरे स्फीयर में कहीं भी मूव कर सकता है. तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. साई जो होता है क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. मतलब समझाने के लिए मैंने तुम्हें ट्रैजेक्टरी बोला था, बट दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम जब स्कूल आवर्स में होते हो तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है सबसे ज्यादा? 90% तुम कहाँ प्रेजेंट होते हो? अपनी क्लासरूम में प्रेजेंट होते हो या नहीं? Yes. ठीक है. अब जो ट्रैजेक्टरी होती है या पाथ है, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. जो कोऑर्डिनेट्स हैं या पाथ हैं वो क्या हो सकते हैं? दे कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. बोलो, हो सकते हैं या नहीं? Yes. Yes, ma'am. ठीक है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी तुमने कभी पढ़ा है कि नेगेटिव हो सकती है? No, ma'am. नहीं Probability हो is सकती, always गड़बड़ changing. है. तो मतलब अगर साई की नेगेटिव वैल्यू लिख दी तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब इसको प्रोबेबिलिटी नहीं बोल सकते. तो इसलिए क्या किया गया है, मैथमेटिकली डेफिनेशन गलत हो रही थी, तो साई को प्रोबेबिलिटी ना बोल करके साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी बोला गया. क्यों बोला गया, समझ में आया? क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी. ये साई स्क्वायर हम क्यों यूज कर रहे हैं, समझ में आया? Yes. बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव. तो अगर हमने साई का नेगेटिव कोऑर्डिनेट बोल दिया तो डेफिनेशन मैथमेटिकली गलत हो जाएगी. तो इसलिए साई को प्रोबेबिलिटी ना बोल करके साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं. क्लियर हुआ? मैम ये जो एंगुलर फंक्शन है मैम, इसमें हम थीटा मैम एक्स एक्सिस से के अलोंग है और फाई अब जेड यू कैन एक्सिस. से थीटा इज अलोंग एक्स वाई प्लेन and psi is along your yz and zx plane. यस मैम.
ओके एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम यहाँ पे आपने 90% लिखा है। बेटा ट्रैजेक्टरी या कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस साई कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। यस मैम। यस तो हम अगर साई को प्रोबेबिलिटी बोलते तो हम गलत बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव ना, मैथ्स में पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। यस मैम। तो हम उसको प्रोबेबिलिटी नहीं बोल सकते ना, गलत डेफिनेशन हो जाएगी। डू यू गेट इट नाउ? यस मैम। तो उसको मैथमेटिकली भाई मैथ्स वाले चिल्लाने ना लगे कि भाई ये तुमने क्या कर दिया, फिर हमारी थ्योरी को डिस्कार्ड ना कर दे। इस वजह से हमने साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी बोला। फाइन फॉर नाउ? यस मैम। मैम प्रीवियस स्लाइड दिखा दिए। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। सो अब देखो, एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वेयर इट इज मैक्सिमम, और यहीं से वो आया है ऑर्बिटल। मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? अपने ऑर्बिटल में। ये ही साई स्क्वायर ने ही हमको ऑर्बिटल दिया, और ऑर्बिटल उस साई स्क्वायर से ही हमें पता चला कि ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होना चाहिए या डम्बल होना चाहिए या डबल डम्बल होना चाहिए। कैन यू फॉलो दैट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, स्क्वायर यस साई से पता चला था, बट साई को बोलेंगे तो मैथ्स वाले चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे, तो इसलिए हम साई स्क्वायर को ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, तो डम्बल तो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है, नेगेटिव में भी है। जस्ट टू रेक्टिफाई इन मैथ्स वी आर यूजिंग साई स्क्वायर। देन एक और चीज इंट्रोड्यूस करी गई, नोड। व्हाट इज नोड? अब देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? यस मैम। अगर रिपेल करेंगे तो एक जोन ऐसी आएगी ना जहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। यस यस So मैम। that is called as node. Okay, so node is the region in space where the electron, where the probability of finding the electron is minimum, or you can say it is zero. Region in space where the probability of finding the electron is zero, where the probability of finding the electron is जीरो। वी कैन नॉट फाइंड द इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। मतलब साई की वैल्यू जीरो हो जाएगी या फिर साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम्हारे स्कूल के लिए एग्जांपल दें, जैसे तुम्हारी प्रोबेबिलिटी इज लीस्ट इन, मतलब अगर सपोजिंग तुम्हें सर्च आउट करना पड़ा, तो ऑब्वियसली इफ यू आर अ गर्ल यू कैन नॉट बी फाउंड इन, यू कैन से like a male washroom and a male cannot be found in female washroom। तो वो प्रोबेबिलिटी, वो तुम्हारे लिए नोड रीजन है। अब समझा नोड क्या है? जहां तुम एग्जिस्ट, क्या हो गया? जहां तुम एग्जिस्ट क्या क्या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखो फंक्शंस दो तरीके के थे, एंगुलर फंक्शन एंड रेडियल फंक्शन। तो हमारी जो नोड्स भी होती है ना, वो भी दो तरीके की होती है। एक होती है रेडियल नोड। रेडियल नोड कहाँ पे मिलेगी? जब हमारा कौन सा फंक्शन जीरो होना चाहिए? कौन सा फंक्शन? रेडियल वाला किस कैसे रिप्रेजेंट करता? आर फंक्शन जो है वो जीरो होना चाहिए। और एक होती है एंगुलर नोड। ठीक है, एंगुलर नोड, तो वो कब जीरो होती है? जब हमारा थीटा, जो भी एंगल्स दिए गए हैं थीटा या साई, उनमें से एक वैल्यू जीरो हो जाए। कैन यू फॉलो? कैन यू फॉलो दिस? यस ठीक है, और फिर हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन सिंपल से आते हैं। हमसे ये पूछा जाता है कि इसमें से यही पूछा जाता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स या फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। तो कैसे निकालते हैं वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, अभी सिर्फ फॉर्मूला बता देती हूँ। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स के लिए फॉर्मूला जो यूज करा जाता है वो है n-l-1। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये कैसे है। और जो एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड का फॉर्मूला हो जाता है L L, एंड दिस मींस टोटल नोड्स, मतलब दोनों एंगुलर और n-1 बात N करी जाए तो इट विल बी हाउ मच? इट विल बिकम n-1। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? Yes, ma'am.
ठीक यहाँ है। पे L azimuthal quantum number है। Yes, यहाँ M stands for principal quantum number and L stands for azimuthal quantum number. Is it fine for now? Yes. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बिकॉज आई नो ये थोड़ा सा बल्कि हो जाएगा, तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ यहीं तक ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू द कैसे ये n-l-1 फॉर्मूला आया और इसकी लोकेशन भी क्या होती है, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड मतलब रेडियस, इसके प्रोबेबिलिटी कर्व्स भी होते हैं, ये सब मतलब कह सकते थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, वो सब हम करेंगे। बेसिकली जो तुम मेंस लेवल तक का बोल सकते हो वो हमारा पार्ट इसमें फिनिश हो गया है, मतलब तुम किसी भी बुक का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर कर सकते हो। 95% क्वेश्चंस तुमसे होंगे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्ट रह गए हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रह गया है। तो वी विल ट्राई टू फिनिश, अगर इस वीक में 3 क्लासेस लगी होंगी तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट मैम नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा। नेक्स्ट वीक टेस्ट तो मुश्किल है होना, बिकॉज एज पर मी तुम्हारे वो चल रहे हैं ना स्कूल में, शायद काफी स्कूल्स में स्टार्ट होने वाले हैं। यस मैम, हम लोग के हाँ, तो मतलब मेजोरिटी का टाइम देख लिया जाता है, वो शायद फीडबैक वगैरह ले लेते हैं। तुम लोग को फोन आते होंगे ना फीडबैक वगैरह के लिए?